तो हमारे साथ बिल्कुल युवा कांग्रेस के नेता, सबसे छोटी उम्र के, जो कोई अगर विधायक बना वो चिरंजीव राव, कैप्टन अजय के पुत्र हैं। ये खास बातचीत करेंगे। चुनाव का समय है और घंटी बज चुकी है और लोग किस कदर जा रहे हैं हरिवाल क्षेत्र की तरफ, ये भी पूछेंगे। लोग कहते हैं कि हमारे आसाओं पे चिरंजीव राव खरा नहीं उतरा। हम सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आप कहेंगे या क्या कह रहे हैं हमारे कैमरे के सामने? जहां तक बात करें, आपने शुरुआत के अंदर ही कहा सत्ता और विपक्ष का फर्क रहता है। सत्ता के अंदर आज बीजेपी है। मेरा ये मानना है कि एक ऐसी सरकार है जो पूर्ण रूप से विफल रही है। जनता त्रस्त है और आने वाले समय में आप देखेंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। कहते हैं कि पिछली बार चिरंजीव राव का तुक्का लग गया, इसलिए वो जीत गए, क्योंकि कापड़ीवास को टिकट नहीं मिल पाई। कापड़ीवास ने बगावत कर दी बीजेपी से। तो वो जो बगावत थी, कहीं ना कहीं उस बगावत का फायदा आप उठा पाए। तो मैंने तो किसी को नहीं कहा था। क्या मैं रणधीर जी के घर गया था उनको कहने के लिए आप चुनाव लड़िए? हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। अब हारने के बाद अगर कोई ये कहता है कि मेरी वजह से बन गया, तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, उसका जवाब तो स्वयं दे सकते हैं। देखिए, सीधी बात यह है, मेरे पिता यहाँ से लगातार 6 बार विधायक रहे। एक व्यक्ति एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है। वो तभी बनता है जब वो लोगों के काम करता है, उनके बीच में रहता है। मेरे पिता ने 5 चुनाव रणधीर कापड़ीवास जी को हराए भी हैं इससे पहले। आने वाले समय में भी आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी यही सीट नहीं, बावल और कोसली सीट जीतने का काम करेगी। महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, जितनी भी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस परचम लहराने का काम करेगी। इस रेवाड़ी की धरा से ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके गए थे, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो प्रधानमंत्री अपने वादे करके भूल जाता है, क्या उसको वोट मिलेंगे? आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे चुनाव के दौरान यहाँ पर प्रचार करने के लिए अमित शाह जी आए थे, जेपी नड्डा जी आए थे, मुख्यमंत्री जी 2 बार आए थे। हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत जी, उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। और आखिरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। कहने का मकसद ये है कि लोगों ने मुझे तब चुनकर भेजा था जब इनके 75 पार का इन्होंने नारा दिया था। कौन सी कांग्रेस में है? हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, या फिर सुरजेवाला कांग्रेस, या किरण चौधरी कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो ये, मैं उस कांग्रेस में हूँ जिसको महात्मा गांधी जी ने बनाया था। वास्तव में आपकी पार्टी में आपसी कलह है। पिछली बार सरकार बनाते बनाते आप इसी कारण से रह गए थे। आप लोगों को कांग्रेस की आंतरिक कलह तो नजर आती है, पर क्या बीजेपी की आंतरिक कलह नजर नहीं आती? आज आप देखिए, राव इंद्रजीत जी, और यहाँ पर आपने चुनाव में देखा होगा कि कितनी ज्यादा अंतर कलह हुई थी। आप देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं जो लगातार तीर चलाते हैं उप मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या वो अंतर कलह नहीं है? कई बार मुझे लगता है कि ये जो कम अंतरकलह नजर आती है ना, जब ये बाहर आती है तो वो जो गुब्बारा है वो बहुत फूटता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आएंगे, तब जनता जवाब देने का काम इनको करेगी और इनके नेता ही इनको हरवाएंगे। तो चुनाव में राव इंद्रजीत की बातचीत करें, पहले बहुत अच्छे खासे बड़े कद्दावर नेता में गिनती होते थे, लेकिन कहीं ना आज उनके पैरेलल काफ़ी नेता आ चुके हैं। सुधा यादव खड़े हैं, भूपेंद्र यादव खड़े हैं, इसके साथ साथ कैप्टन अजय यादव खड़े हैं, और भी कई नेता यहाँ से आ चुके हैं। देखिए, पहली बात आपने कही, नेता नहीं जिताते एक चुनाव को, जनता जिताती है। जहाँ तक बात करी आपने राव इंद्रजीत जी की, आज उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत कमज़ोर होने लगी हैं। तो आप लामा जी बताइए, कोई व्यक्ति एक बार बन के दोबारा नहीं बनता है। एक व्यक्ति 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार बना। राजघराने तो वो होते हैं जो राजघरानों में रहते हैं। हम लोग राजघरानों में नहीं रहते, हम लोगों के बीच में रहते हैं। आप अगर कहते हैं राजघराने, राजघराने के अंदर बहुत सारे ऐसे राजघराने हैं जिनके पिता के बनने के बाद उनके बेटे कभी नहीं बन पाते हैं। मुझे यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, और मुझे ही नहीं, मेरे दादा को भी चुना, मेरे पिता को भी चुना और मुझे भी चुना। अगर किसी को इस बात का वहम है कि भाई हम लोग
अब की बार इस सीट को फिर जीत जाएंगे तो उन वहम को दूर करने का काम यहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस में दम घुटता है अब तो आपका, अब कांग्रेस में दम क्यों घुटने लगा अभी? नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में। और आज फिर हम बात करेंगे अहिरवाल क्षेत्र की। और अहिरवाल क्षेत्र के हम बातचीत करें तो हमारे साथ बिल्कुल युवा कांग्रेस के नेता, सबसे छोटी उम्र के, जो कोई अगर विधायक बना तो चिरंजीवी राव, कैप्टन अजय के पुत्र हैं ये, और सबसे छोटी उम्र के विधायक बने थे कांग्रेस के। तो खास बातचीत करेंगे। चुनाव का समय है और घंटी बज चुकी है और लोग किस कदर जा रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र की तरफ, ये भी पूछेंगे। पिछली बार 11 सीटें झोली में डाली थी बीजेपी के, अब की बार क्या माहौल है और ये कितना कर पाए 5 साल में, ये भी जानेंगे। और कई बातचीत गंभीर भी होगी, क्योंकि इनके पिताजी ने कहा कि कांग्रेस में हमारा दम घुटता है, सोनिया गांधी है जब तक हम हैं, उसके बाद हम कांग्रेस को छोड़ देंगे। और राव दान सिंह कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल नेता है, अपना सीमित रहना चाहिए उसको। कई ऐसी बातें भी हैं, वो भी करेंगे। और रेवाड़ी को लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कई नए नेता यहाँ चुनाव में आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है रेवाड़ी से, कोसली से, अटेली से और बादशाहपुर वगैरह। तो ये खुद बड़े कद्दावर नेता हैं, इनके पिताजी ये। चिरंजीवी राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लांबा जी। चिरंजीवी राव जी, सबसे छोटी उम्र के नेता हैं आप, कांग्रेस की बातचीत करें, 5 साल में कितना कर पाए आप? लोग कहते हैं कि हमारे आशाओं पे चिरंजीवी राव खरा नहीं उतरा। हम सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, आप कहेंगे या क्या कह रहे हैं हमारे कैमरे के सामने। अब आप कहेंगे हमारी सरकार नहीं थी, हमें ग्रांट नहीं मिली, हमारे कामों को पूरा नहीं होने दिया गया, कभी दोबारा चिरंजीवी राव ना जीत जाए, ज़्यादा काम हो जाए। लेकिन फिर भी कितनी ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट पे भी कहीं ना कहीं आप काम करवाने में सक्षम नहीं रह पाए, क्यों? वजह क्या रही है? देखिए, जितना भी पैसा हमें मिलता है, आपको पता है कि हमें सीएम निधि 5 करोड़ मिलती है, वो मेरा पूरा लग चुका है। हर साल हमें आदर्श ग्राम योजना के 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनका कार्य हमारा पूरा हो चुका है। आखिरी जो हमारा साल है 2 करोड़, उसकी लिस्ट भी मेरी आ चुकी है, उसके काम भी हमारे शुरू हो चुके हैं। जहाँ तक बात करें, आपने शुरुआत के अंदर ही कहा सत्ता और विपक्ष का फ़र्क रहता है। सत्ता के अंदर आज बीजेपी है। आज जो प्रदेश के अंदर हालात हैं आज बहुत गंभीर हैं। आप देखिए, आए दिन हम देखते हैं भारी भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर है। अभी सहकारिता विभाग का आपको पता होगा, 2 दिन पहले 100 करोड़ का भ्रष्टाचार निकल कर आया है। कितना बड़ा ये घोटाला है। ये सरकार जो कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची की, रोज़गार के मामले के अंदर कितने भ्रष्टाचार आए दिन निकल कर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी सरकार है जो पूर्ण रूप से विफल रही है। जहाँ तक बात मेरी रही है, मैंने हर विधानसभा सत्र के अंदर या सत्र के बाहर हमेशा जनता की आवाज़ को उठाया है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था नगर परिषद के खिलाफ, जो आज भ्रष्टाचार नगर परिषद के अंदर है। किस तरह से जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर कब्जा करने लोग लग रहे हैं। आज आप देखिए, नो ड्यूज सर्टिफिकेट के मामले के ऊपर किस तरह से लाखों रुपए अधिकारी लूटने लग रहे हैं, नगर परिषद के लोग लेने लग रहे हैं। सड़कों का हाल बेहाल है आज शहर के अंदर। आप कहीं भी निकल जाए, आप भी जब निकल कर आए होंगे आपने सड़कों को देखा होगा। अभी सेक्टर 3 और 4 की सड़कें बनाई गई, 10 दिन में वो सड़कें टूट गई। आप एक बात बताइए, एक सड़क बनाई जाती है, आप वाली सड़क से आए हैं, इसका ये हाल बेहाल है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आज 9 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर है, हम तो सत्ता में नहीं है 9 साल से, हम तो विपक्ष के अंदर है। काम करने का जो कार्य है, जो दायित्व है, वो इनको दिया गया था। आपको याद होगा, आज से 2.5 साल पहले मैं आपको मसानी बराज पे हमारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी लेकर गया था। क्या उसकी हालात थी, आज भी उसकी हालात वैसे ही है। तो मुझे लगता है ऐसी सरकार आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। और मेरा ये मानना है कि 15 साल मुझे भी हो गए हैं राजनीति के अंदर, और जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी आज अपने चरम के ऊपर है, महंगाई इतनी हो गई है प्रदेश के अंदर। अग्निवीर स्कीम ये लेकर आए, जो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ के बच्चे दक्षिण हरियाणा के जो जाते थे फौज के अंदर, आज उन्होंने जाना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है एक ठेकेदारी प्रथा का जो काम इन्होंने शुरू किया है, उससे जनता त्रस्त है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे,
लोकसभा के चुनाव आएंगे, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। चलो चिरंजीव राव जी, हरियाणा प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सबसे छोटे विधायक आप। अब बातचीत करें चुनाव को लेके, दोबारा से आपके पिताजी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, एक साथ दो दो सीटें टिकटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो शायद ये संभव ना हो पाए या संभव हो भी जाए। लेकिन जहाँ तक हम बातचीत करें चुनाव को लेके, कहते हैं कि पिछली बार चिरंजीव राव का तुक्का लग गया, इसलिए वो जीत गए, क्योंकि कापड़ीवास को टिकट नहीं मिल पाई, कापड़ीवास ने बगावत कर दी बीजेपी से। तो वो जो बगावत थी, कहीं ना कहीं उस बगावत का फ़ायदा आप उठा पाए, नहीं तो पिछली बार भी आप चुनाव नहीं जीत पाते। और अब की बार पक्ष और विपक्ष के लोग कहते हैं कि अब की बार तो कहीं नज़दीक ही नहीं बैठते हैं, लोकसभा के विधानसभा ही नहीं जीत पाएंगे। तो इनके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीधी बात यह है, मेरे पिता यहाँ से लगातार 6 बार विधायक रहे। एक व्यक्ति एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है, वो तभी बनता है जब वो लोगों के काम करता है, उनके बीच में रहता है। मेरे पिता ने 5 चुनाव रणधीर कापड़ेवास जी को हराए भी हैं इससे पहले, और वो आपने भी देखा होगा कि उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था, और उसके बाद उनको फिर कल भाजपा में ले लिया गया है। मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनका कुनबा मजबूत हो रहा है। पर आप देखिए, मेरे तो ये ख्वाहिश नहीं थी कि रणधीर जी के टिकट कटे या किसी और को दे। हमने हमारा काम करना है, और आज से पहले भी किया और हमेशा किया है। आने वाले समय में भी आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी यही सीट नहीं, बावल और कोसली सीट जीतने का काम करेगी। महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस परचम लहराने का काम करेगी। जहाँ तक बात इस सीट की रही, आज आप जिस भी कोने में यहाँ गए होंगे, आज आपने हालत देखी होगी। अतिक्रमण आज अपने चरम के ऊपर है, भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है। किसी भी रोड पे आप चले जाएंगे, आपको टूटी सड़कें मिलेंगी, पानी आपको हर जगह लबालब मिलेगा। तो इन्होंने काम क्या करवाया है? जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी 2013 में इंदिरा गांधी, वो हम लोगों ने बनाई। आप इतने भी सामूहिक भवन रेवाड़ी शहर के अंदर बने हुए, वो कांग्रेस राज के अंदर बने। आपका सिविल हॉस्पिटल और जो ट्रॉमा सेंटर है, वो हमारे कार्यकाल के दौरान बने। आपका PWD रेस्ट हाउस हो, या जो रेस्ट हाउस मसानी बराज पे आपको लेकर गया था, वो हमारे कार्यकाल के दौरान बने। नहरों का जो जाल बिछाया गया, वो हमारे समय में बिछाया गया। किसी भी गांव में आप चले जाइए, सभी गांवों के अंदर आपको गलियां पक्की मिलेंगी। उनमें जब आप पत्थर देखेंगे तो कप्तान अजय सिंह यादव के पत्थर आपको नजर आएंगे। तो हमने काम किया था। खरखड़ा में आपका कॉलेज हो, सेक्टर 18 में आपका कॉलेज हो, आपके जो बस स्टैंड है, वो सब जो बने वो हमारे कार्यकाल के दौरान बने। इन्होंने 3 वादे यहाँ की जनता से किए थे। आपको भी याद होगा, रेवाड़ी एम्स का 9 साल बीत चुके हैं, एम्स में एक ईंट नहीं लगी है। 2015 में उसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने करी थी, 2019 में उसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने करी थी। जो प्रधानमंत्री की हुई घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इन्होंने वादा किया था कि रेवाड़ी का बस स्टैंड बनाएंगे, आज तक रेवाड़ी का बस स्टैंड नहीं बनाया। धारवेड़ा का बस स्टैंड नहीं बनाया। बॉयज कॉलेज का एक वादा किया था 2015 में, आज 2024 आ गया, 9 साल बीत चुके हैं। 3 वादे, तीनों में से कोई वादा पूरा नहीं किया। इस रेवाड़ी की धरा से ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके गए थे, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो प्रधानमंत्री अपने वादे करके भूल जाता है, क्या उसको वोट मिलेंगे? मेरा ये मानना है कि सरकार वही होनी चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए काम किया था, तभी लोगों ने कप्तान साहब को 6 बार बना के भेजा था। मेरे दादा यहाँ से 3 बार विधायक रहे, मेरे को पहली बार में विधायक बनाया। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे चुनाव के दौरान यहाँ पर प्रचार करने के लिए अमित शाह जी आए थे, JP नड्डा जी आए थे, मुख्यमंत्री जी 2 बार आए थे। हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत जी, उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया था, और आखिरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। कहने का मकसद ये है कि लोगों ने मुझे तब चुनकर भेजा था जब इनके 75 पार का इन्होंने नारा दिया था। और मेरा ये मानना है कि चुनना और ना चुनना ये काम लोगों का होता है। ठीक है राव साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो मान लेते हैं आपकी सारी बात पूरी करते हैं, जनता देख रही है हमारे साथ। चिरंजीव राव कांग्रेस के सबसे छोटी उम्र के विधायक, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, आइरवाल क्षेत्र से मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कौन सी कांग्रेस में है? हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, या फिर सुरजेवाला कांग्रेस, या किरण चौधरी कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस के अंदर आप शामिल है? थोड़ा सा ये तो बताइए। या फिर
कैप्टन अजय कांग्रेस, कैप्टन अजय भी कांग्रेस बोलते हैं अहिरवाल क्षेत्र में, तो कौन से आपके पिताजी वाली कांग्रेस में या फिर कई नाम बताइए उस कांग्रेस में है? दूसरी बात और बोल देते हैं, अजय चौटाला कहते हैं अभी जूतियों में खीर बट रही है और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं इनका अब तक वो लोग ये नीचे का विस्तार नहीं हुआ पार्टी का, कौन सी सरकार की बातचीत कर रहे हैं, निमली ये आप जूता पचाई कर रहे हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, कौन से क्या क्या देखिए, पहली बात तो ये, मैं उस कांग्रेस में हूँ जिसको महात्मा गांधी जी ने बनाया था, जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। मैं उस कांग्रेस पार्टी में हूँ जिसने देश में राजीव गांधी ने शहादत दिया। मैं उस कांग्रेस में हूँ जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं 2010 में प्रदेश अध्यक्ष बना था, आज 2014 आ गए हैं। 14 साल तो मुझे संगठन में काम करते हो गए। तो मैंने हमेशा संगठन के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया और लगातार हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे, काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कौन सी कांग्रेस पार्टी? आपको मैंने बताया ना, उस कांग्रेस पार्टी में। खाली ये बताने की बातें, आपको भी भली बात पता है राव साहब, मुझे भी पता, पूरे हरियाणा की जनता देख रही है। वास्तव में आपकी पार्टी में आपसी कला है। पिछली बार सरकार बनाते बनाते आप इसी कांड से रह गए थे, क्योंकि 80 पार बीजेपी बोली थी, 85 पार, लेकिन कहीं आप सरकार बना रहे थे। उस समय भी यही हालत उस समय थी, आज वो ही पैटर्न फिर आपका उसी वही हालत है। क्योंकि धड़े 3 के 4 बने हुए, आपके पिताजी भी कहीं कि उन लोगों से कम नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा धड़ा है। अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें और आपके पिताजी ने इशारों से 2-4 बातें बोली भी अभी, अगर भाई लेटर डालो लिख के तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहने की यह जग जाहिर है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत नेता हैं। हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शैलजा जी हैं, और भी बहुत नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, विपक्ष आपके समक्ष के अंदर लाखों की भीड़ आ रही है, घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी उसको कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। शैलजा जी संदेश यात्रा उनकी चल रही है पूरे प्रदेश में, उनके यहाँ भी हज़ारों की संख्या में भीड़ आ रही है। मेरा ये मानना है, सबका मकसद एक ही है कि लोगों की आवाज़ को हम उठाएं। आज जो प्रदेश त्रस्त है इस सरकार से, जिसने हर वर्ग को आप देखिए दुखी कर रखा है, उनसे आज़ाद दिलाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है। जहां तक आपने बात स्वयं कही, इन्होंने एक नारा दिया था 75 पार का, जिसकी हवा पिछली बार निकल गई और ये 40 पर आकर अटक गए। आप अभी शुरुआत में कह रहे थे कि आप आपसी कलह के कारण इनकी सरकार, आपसी कलह नहीं जी, जो मीडिया के अंदर एक प्रचार हुआ 75 पार, जो पूरे दिन वो चलता रहा, वो उसका सबसे बड़ा कारण था। कांग्रेस पार्टी ने तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। अगर हम मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ते तो हमारी 31 सीट कैसे आती? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ी, और तब भी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनको जबरन या तो हरा दिया गया या बहुत कम मार्जिन से हारे। मैं अपनी सीट की बात करूं, मेरा चुनाव का परिणाम 1 बजे आ गया था, पर मुझे सर्टिफिकेट 6 बजे दिया गया। 5 घंटे लगे। आप इस बात को तो मानेंगे कि जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए जेपी नड्डा, उसके बाद प्रधानमंत्री कहीं नहीं आते प्रचार करने के लिए, तो कोई आज ये बात नहीं कहता कि चिरंजीव राव के चुनाव के अंदर इन्होंने कितनी ताकत लगाई। 2 बार मुख्यमंत्री का आना, आपको पता है कि एक क्षेत्र के अंदर इतने सारे नेता ने आना, तब भी यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, तो इनका प्यार मेरे लिए होगा, इनका आशीर्वाद मेरे लिए होगा, तभी मुझे चुनकर यहाँ से भेजा होगा। ऐसा आपने भी कहीं नहीं देखा होगा। आप पूरे प्रदेश में घूम लीजिए, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां राजनाथ सिंह भी आ जाएं, जेपी नड्डा जी भी आ जाएं, अमित शाह जी भी आ जाएं, और आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ जाएं। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा। बड़ी आकांक्षाएं इस इलाके की मेरी तरफ है, और आने वाले समय में आप देखेंगे भी, जिस प्रकार से हमने सदन में आवाज़ उठाई है, उसी तरह से सड़क पे हम आवाज़ उठाते हैं। और आने वाले समय के अंदर जब हम सत्ता में आएंगे, यहाँ के लोगों के लिए जितना काम मेरे पिता ने किया, उससे ज़्यादा काम करके हम दिखाएंगे। हमारे साथ चिरंजीव राव खास बातचीत में मौजूद कांग्रेस के विधायक है, सबसे छोटी उम्र के, अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में इनके पिताजी कैप्टन अजय यादव।
6, 7, 8, 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं लगभग। तो इनसे खास बातचीत करवाए हरवाल क्षेत्र को लेके। अभी बातचीत करें हम चुनाव के लेके, तो चुनाव में राव इंद्रजीत की बातचीत करें, पहले बहुत अच्छे खासे बड़े कद्दावर नेता में गिनती होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके पैरेलल काफ़ी नेता आ चुके हैं। सुधा यादव खड़ी हैं, भूपेंद्र यादव खड़े हैं, इसके साथ साथ कैप्टन अजय यादव खड़े हैं, और भी कई नेता यहाँ से आ चुके हैं। तो क्या लगता है वो दबदबा क्यों, अगर ये नेता इतने अगर ग्राउंड पे उतरे हैं तो स्वाभाविक है आप पे भी फर्क पड़ने वाला है। खाली राव इंद्रजीत की काट नहीं है ये, कैप्टन अजय यादव के भी काट है ये नेता, क्योंकि दबदबा हिरवाल क्षेत्र में इन लोगों का भी है कि ये आप समझ रहे हैं कि राव इंद्रजीत पे ही फर्क पड़ने वाला वोटों पे, तो कहीं ना कहीं आपको भी पड़ने वाला है। तो आपने आपको अब इस समय कहाँ खड़ा पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है फिलहाल। देखो आप कितना भी ढोल पीट लीजिए, लेकिन हकीकत है वो सबको पता है, भली बात ही। और दूसरी बात, यहाँ से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपके पिताजी लोकसभा के पहले लड़ेंगे? आप लड़ेंगे डेफिनेटली चुनाव, क्योंकि कहते हैं कि एक पार्टी एक को ही टिकट देती है, पिता पुत्र को नहीं देगी, या फिर परिवार के अन्य सदस्यों को कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि भाई बेटे को भी दे दे, पिताजी को भी लड़ा दें। तो ये तो लोग कहते हैं कि वो अपनी खुद की बपोती होगी भी, ये अपने अपने परिवारों को लड़ाते रहते हैं, खुद चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ये तो वो कहीं ना कहीं वो पैटर्न अगर आता है तो फिर कहाँ। देखिए, पहली बात आपने कही, नेता नहीं जिताते एक चुनाव को, जनता जिताती है। जनता समझदार है, जनता देख रही है कि किसने लोगों के बीच में रहा है। जहाँ तक बात करी पार्टी को पपोती रखने का, तो ये सबसे पहले तो बीजेपी करती है। आप लोगों को पता होगा एक समय में अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद राज्यसभा के सांसद थे, उनके पिता को हिसार से लोकसभा सीट दी गई, उनकी धर्मपत्नी को उचाना से सीट दी गई। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या कांग्रेस का परिवारवाद ही आपको नजर आता है? जहाँ तक बात करी आपने राव इंद्रजीत जी की, आज उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत कमज़ोर होने लगी हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा उनके सामने बहुत सारे लोग बीजेपी खड़े करने लग रही है, चाहे सुधा यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो। कल आपके रणधीर कापड़ीवास जो उनके दूर विरोधी हैं, उनको यहाँ पर करवाया, अभय सिंह यादव हो। तो बीजेपी के अंदर अपनी खुद की आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को कांग्रेस की आंतरिक कलह तो नज़र आती है, पर क्या बीजेपी की आंतरिक कलह नज़र नहीं आती? लेकिन ये जग जाहिर नहीं करते। आपकी बात सड़कों पे है, कांग्रेस की कलह सड़कों पे है, कांग्रेस सड़कों पे है फुट। कौन सी सड़क पे आपने हमारी अंतर कलह देखी? बावरिया साहब ने लेटर जारी किया, साफ साफ शब्दों में हमने भी देखा, सबके पास पहुंचा। ये यात्रा कौन निकाल रहा है? किसने कहा आपको यात्रा निकालने का? कोई भी कांग्रेस का सदस्य असार ग्रुप की यात्रा में नहीं जाएगा। बाकायदा साफ शब्दों में लिखा हुआ था लेटर के ऊपर, उन्होंने लेटर जारी कर दिया बाकायदा। हुड्डा साहब की यात्रा है, उसमें जाइए जो भी कांग्रेसी हैं। ये भी साफ सब ने देखा, वो लेटर सब ने पढ़ा। तो ये जग जाहिर है ये क्या हो रहा है आपका? देखिए, पहली बात तो ये, दीपक बाबरिया जी ने स्वयं इस बात को कहा है, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बड़ी सफल यात्रा रही। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी उस दिन भी मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया था, मैंने उस दिन भी यही कहा था, जो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है उसका मकसद एक ही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होएगी तो लोग मजबूत होएंगे, जनता मजबूत होएगी। जहां तक बात आपने बीजेपी की करी, आज आप देखिए राव इंद्रजीत जी, और यहाँ पर आपने चुनाव में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा अंतर्कलह हुई थी। आप देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं जो लगातार तीर चलाते हैं उप मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या वो अंतर्कलह नहीं है? अंतर्कलह केवल मात्र कांग्रेस की ज़्यादा दिखाई जाती है, बीजेपी के अंदर भी बहुत अंतर्कलह है, वो दिखती भी है। और कई बार मुझे लगता है कि ये जो कम अंतर्कलह नज़र आती है ना, जब ये बाहर आती है तो वो जो गुब्बारा है वो बहुत फूटता है। कांग्रेस के अंदर जो है वो दिखता है, इनमें दिखाई नहीं देता। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आएंगे तब जनता जवाब देने का काम इनको करेगी और इनके नेता ही इनको हरवाएंगे। रहते वो तो कह रहे थे चिरंजीवी राव को मैंने जिताया है। अगर मुझे टिकट मिलती 1 लाख से मेरी जीत थी, मैंने इंटरव्यू उन्होंने साफ कहा है। अगर मेरी 1 लाख से जीते वो जीतते नहीं, मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैंने जैसे पैरेलल चुनाव लड़ा या मैंने बगावत की, तो उसका फायदा उनको सीधा सीधा उसको चलेगा। जब जीत गए, नहीं तो चिरंजीवी राव तो जीत के कहीं नज़दीक नहीं ठहरते थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अगर मैं उनकी बात को भी ऊपर कर दूं तो आपने स्वयं अभी कहा कि 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी अब की बार भी होंगे।
तो मैंने तो किसी को नहीं कहा था, क्या मैं रणधीर जी के घर गया था उनको कहने के लिए आप चुनाव लड़िए। हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। अब हारने के बाद अगर कोई ये कहता है कि मेरी वजह से बन गया, तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, उसका जवाब तो स्वयं दे सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को लगता है या रणधीर जी को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से वो सीट आ रहे हैं, फिर उन्होंने उनको क्यों ज्वाइन करवाया। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत करता है। रणधीर जी बहुत पुराने नेता यहाँ से हैं, उन्होंने कई बार चुनाव लड़े हैं, पिछली बार वो चुनाव जीते थे, इससे पहले वाला। पर मुझे लगता है जनता उसी को चुनकर भेजेगी जिसने काम किया है। आज मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, रेवाड़ी के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको जितना भी विकास नज़र आएगा वो तब नज़र आएगा जब कांग्रेस का राज था, जब कांग्रेस की सरकार थी। पहले आपके गांव में से निकला नहीं जाता था, गोडे गोडे तक पानी हुआ करता था। उस सारे को सींचने का काम मेरे पिता ने किया, उसी वजह से लोगों ने उनको 6 बार बनाकर भेजा। ये बात तो आप लांबा जी बताइए, कोई व्यक्ति एक बार बन के दोबारा नहीं बनता है। एक व्यक्ति 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार बना। मेरे दादा राजघराना से आते हैं, आप राजघराना से, राजघराना दबदबा होता है अब लोगों का सीधा सीधा। और पहले लोग होते थे भोले वाले, युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, सोच समझ के वोट देती है। कोई राजघराना नहीं समझती आज के ज़माने में। जो काम करेगा वो राज करेगा, वो गद्दी पे बैठेगा, नहीं तो अपने घर बैठिए। आजकल पैटर्न ये है, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो। सर हम एक बात और करते हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। मेरे पिता जो हैं एक आम किसान परिवार से थे। पहला जो हमने चुनाव लड़ा था, शायद आपको नहीं पता होगा, राव इंद्रजीत जी जो राजा हैं, उनके जो बेटे हैं राव अजीत सिंह, उनके खिलाफ हमारा पहला चुनाव था। वो एक राज परिवार से थे, हम तो एक आम किसान के बेटे थे। हमें तो तब पार्टी ने टिकट दिया था, और मेरे पिता तो आर्मी के अंदर थे। आपको पता है 9 साल आर्मी के अंदर सेवा करी उन्होंने, उसके बाद वो राजनीति के अंदर आए। और राजघराने तो वो होते हैं जो राजघरानों में रहते हैं। हम लोग राजघरानों में नहीं रहते, हम लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे क्यों चुना लोगों ने? कोई ना कोई बात तो होगी। आप अगर कहते हैं राजघराने, राजघराने के अंदर बहुत सारे ऐसे राजघराने हैं जिनके पिता के बनने के बाद उनके बेटे कभी नहीं बन पाते हैं। मुझे यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, और मुझे ही नहीं, मेरे दादा को भी चुना, मेरे पिता को भी चुना, और मुझे भी चुना। और अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो आने वाले समय के अंदर भी चुनेगी, और अगर मुझे लगता है मेरे से बेहतर कोई काम करेगी तो उसको चुनेगी। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के लिए काम करेगा, वही चुनकर आएगा। हमारे साथ चिरंजीव राव खास बातचीत में मौजूद है। बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं, कोई किंतु पंतु नहीं, बिल्कुल जवाब तैयार रखते हैं, टकासा। चिरंजीव राव जी, कांग्रेस में दम घुटता है अब तो आपका, अब कांग्रेस में दम क्यों घुटने लगा अभी? देखिए, मेरा ये मानना है, मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने और मेरे पिता को बहुत कुछ दिया है। मेरे पिता 6 बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, वित्त के मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा युवा कांग्रेस का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर काम किया युवा कांग्रेस की, प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव मैं रहा, मुझे विधायक बनाया। देखिए, हमारा मकसद कभी घुटन का ये था, उनका कहने का मकसद ये था, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। हमारा गांधी है, जब तक मैं हूँ उसके बाद मैं नहीं रहूंगा कांग्रेस। वो कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ कोई दे। उन्होंने ये कहा था कि मैं तो केवल मात्र सोनिया गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी के बाद मैं नहीं रहूंगा। उनका कहने का मकसद ये था कि हम संगठन को मजबूत करें। आज हमारे विपक्ष के नेता हैं हुड्डा साहब, बड़ी मजबूती के साथ हमारी आवाज़ उठाते हैं। हमारे उदय भान जी है, उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। पर हमारी एक ही उनकी शिकायत थी, भी आप संगठन को मजबूत करें, आप लोग संगठन को बनाएं ब्लॉक से लेकर और ऊपर तक। पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी पदाधिकारी से ज़्यादा मजबूत है। मैं अपने चुनाव की बात करूं, लोग ये कहा करते थे कि ये सीट हम नहीं जीत सकते। मेरे आसपास की जो सीटें हैं वहाँ आप अगर जाकर देखेंगे, आप तो खुद महेंद्रगढ़ के हैं, उधर आपने देखा होगा उन सीटों पे कोई 20,000 से आ रहा, कोई 30,000 से आ रहा, कोई 50,000 से आ रहा। उस लहर में भी अगर हम जीत कर आए, उसका कारण ये था कि यहाँ की जनता में
इनके मन के अंदर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अगर किसी को इस बात का वहम है कि भाई हम लोग अब की बार इस सीट को फिर जीत जाएंगे, तो उन वहम को दूर करने का काम यहाँ की जनता करेगी। आप देखिए, मैंने आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने आ गए, हमारे सांसद अगर आप किसी से ही पूछेंगे तो वो कभी प्रचार नहीं करते, अपने चुनाव में भी प्रचार नहीं करते, पर मेरे चुनाव के प्रचार में वो घर घर गए प्रचार करने। उनको आज तक उस बात की टीस है कि भाई ये चुनाव हम क्यों हारे, ये जनता है, ये जनार्दन है, यही सब कुछ करती है, ये सर्वप्रिय है। ठीक है राव साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, चलो वो मान लेते हैं सारी बात आपकी सही है। आपके पिताजी ने कहा कि राव दान सिंह इतना बड़ा नेता नहीं है, क्या मैटर है वास्तव में? राव दान सिंह आपके एरिया में या आपके फील्ड में या आपके रिवाड़ी में या आपकी सीट पे कोई दखल अंदाजी हो रही है उनकी तरफ से, या फिर ऐसी बात, मतलब एक नेता के बारे में आपके पार्टी से ही और आपके अहिरवाल क्षेत्र से ही वो भी रहने वाले हैं? देखिए, राव दान सिंह, मेरा ये मानना है कि एक बड़े नेता हैं इस इलाके के, 3-4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है वो भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट भी मांग रहे हैं लोकसभा की। और हमने तो हमेशा ये कोशिश करी है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करें, और मेरा ये मानना है कि हम सब अपने स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी हवा के अंदर वो भी चुनकर आए थे पिछली बार, जब ज़्यादातर सीटें हम लोग हार गए थे। और मेरा ये मानना है, हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और लोग आज जो त्रस्त हैं सरकार से, उस सरकार से निजात दिलाने का काम हम लोग करें। मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लोकसभा में आपके पिताजी क्या देख रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को सेटल पाते हैं, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं कहते हैं कि अब की बार 10 की 10 सीटें हमारी झोली में हैं, तो इस हालत में आपके पिताजी भी लोकसभा के यहाँ के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मेरे पिता पिछली बार चुनाव लड़े थे, करीबन 5 लाख मत उनको आए थे, और हरियाणा में हुड्डा साहब के बाद सबसे ज़्यादा मत उन्हीं को आए थे पिछले चुनाव के अंदर। और कांग्रेस पार्टी अगर फिर चुनाव लड़ने को कहेगी तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। पर मेरा ये मानना है कि हमें अगर टिकट नहीं भी, अगर, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है पिताजी की अब की बार लड़ने की भी, अगर पार्टी किसी और को भी अगर मौका देती है तो उसका भी हम पुरजोर तरीके से मदद करेंगे, उनका साथ हम देंगे। हमारा मकसद एक ही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होए। हमने हमेशा ये कोशिश करी है, बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे दादा कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, मेरे पिता को इतने साल हो गए। हमने हमेशा ये कोशिश करी, हमने हमेशा हमारी पार्टी को हमारी माँ का दर्जा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करेंगे, 10 की 10 लोकसभा सीट भी जीतेंगे। तो लोगों को जिस तरह की सरकार चाहिए, जिस तरह का काम तब हुआ था जब 2005 से 14 हमारी सरकार रही थी, उससे भी बेहतर काम करके हमारी सरकार दिखाएगी। लेकिन आजकल तो अहिरवाल की क्षेत्र पूरी राममय भक्तिमय दिख रही है, कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारों के साथ उद्घोष होता है, जहाँ भी जाते हैं हम सर्वे वगैरह करते हैं, राम मंदिर है। देखिए, के पीछे भी श्री राम जी, परशुराम जी। देखिए, जहाँ तक अपनी बात करूँ मैं, हम लोग वो हैं जो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो मुझे लगता है कोई अगर अपने आप को राम भक्त समझता है तो हर व्यक्ति का राम जी उनके हैं और हम राम जी के। हमें बनाने वाला कौन है? भगवान राम है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनवा दिया, जिसने हम सबको छत दी है उसको कौन छत दे सकता है? भगवान राम सबके हैं, हम सब उनके अंदर बसते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबा इंतज़ार हमारा था कि हम वहाँ जाकर दर्शन कर पाएँ, और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर भी हम सबकी ये सोच होनी चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिस तरह की सोच उनकी थी, जिस तरह के राजा, जिस तरह से उन्होंने राज किया था, उस तरह का राज हम करें जिसके अंदर सब लोगों को एक नज़र से देखा जाए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई किसी को बांटने का काम ना करे, सब लोगों को, जैसे राम राज क्या कहा जाता था कि सबको एक नज़र से देखा जाए। तो आज आप बता दीजिए राम राज है या नहीं है, इस बात का जवाब तो जनता बेहतर दे पाएगी। चिरंजीव राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी। तो हमारे साथ ये चिरंजीव राव खास बातचीत में बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार,
जय हिंद।